नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने हिंदी वर्णमाला के संबंध में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, उसको हमने देखा था। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे स्वरों का एक विस्तृत विभाजन या स्वरों का एक विस्तृत ज्ञान, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे कि स्वर क्या है और उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। क्योंकि परीक्षा में अब केवल ये नहीं पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं या हास्य स्वर क्या है या दीर्घ स्वर क्या है। अब उसको डीपली पूछा जाता है कि हास्य स्वर में भी क्या क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, विवृत क्या होता है, संवृत क्या होता है, मध्य स्वर कौन सा होता है, पश्च स्वर कौन सा होता है। तब इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक उचित जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, जिससे आप किसी भी परीक्षा में स्वर या व्यंजन से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपका आता है तो वो गलत नहीं होगा। और ये निश्चित मान के चलिए कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वर्णमाला से 2 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे आपको अवश्य मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। जैसा कि मैंने कल पिछली कक्षा में आपको बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, जिसमें से आपके आपके जो स्वर मैंने बताए थे आ ई उ री ए ओ औ। ठीक, ये 11 स्वर मैंने बताए थे और अंग और आहा को अयोगवाह के रूप में आपको बताया था, क्योंकि वो ना तो स्वर में आते हैं और न व्यंजन में आते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने उसको स्पष्ट किया था कि उनका किसी के साथ भी योग नहीं होता है, न स्वर के साथ योग होगा न व्यंजन के साथ कोई योग होगा। और स्वरों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है। ये किसी भी अन्य स्वर के जो अन्य वर्ण होते हैं, आपके जो व्यंजन हैं हमारे 33 व्यंजन और जो अन्य व्यंजन, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, तो उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वो स्वरों के साथ ही उनका उच्चारण होता है। बिना स्वर के उनका उच्चारण नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन स्वर क्या होता है, ये स्वर जो होता है इसका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो इसी के आधार पर अब हम इसका विभाजन, एक विस्तृत विभाजन इसका देखेंगे, जिसमें किन किन प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्चारण अवधि के आधार पर इसका विभाजन किस प्रकार से है। उच्चारण की अवधि का मतलब है कि किस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, किस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है ना। तो हम इस चीज को यहाँ स्पष्ट करेंगे कि कौन सा स्वर कम समय में बोला जाता है और कौन से शब्द के उच्चारण में, कौन से स्वर के उच्चारण में हमको अधिक समय लगता है। तो इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक तो हो गया मूल स्वर और एक हो जाता है हमारा संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और जो संधि स्वर होता है वो फिर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में। ठीक है ना। आपको बहुत सी किताबों में केवल मिलेगा मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, लेकिन यहाँ पे उसको और भी विस्तृत तरीके से आपको बताया जा रहा है कि जो उच्चारण की अवधि के आधार पर इसका विभाजन है, वो एक तो मूल स्वर हो जाता है और दूसरा विभाजन क्या होता है उसका, संधि स्वर होता है। संधि स्वर जो होते हैं वो मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। जो मूल स्वर है, मूल स्वर कौन कौन से हैं आपके, आ ई उ और री, ये आपके मूल स्वर हैं। तो ये जो मूल स्वर हैं इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं स्वरों के मेल से संधि स्वरों का निर्माण होता है। अब संधि स्वर को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया कि एक तो दीर्घ स्वर होता है और एक क्या होता है, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में वे स्वर आएंगे जो समान स्वरों के मेल से बनेंगे। ठीक है ना। दीर्घ स्वर हम उनको कहेंगे जो समान स्वरों के मेल से बनेंगे, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से नहीं, समान होंगे। जो आपस में मिलेंगे वो तो वो समान होंगे। वो क्या होंगे समान, कि आ का जब आ से होगा, आ को जब हम आ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा
बड़ा आ बनेगा। ई और ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगा। ऊ और ऊ को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। ये हमारे क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती? अ, ई, उ, 3। ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। कहीं पे उसको बड़ा आ कहा जाता है, कहीं पे आ कहा जाता है। तो दीर्घ इसलिए है चूंकि जो उच्चारण अवधि है, अब हम आ, ई, उ, री इसको कम समय में बोल रहे हैं। इसकी उच्चारण अवधि क्या है? ह्रस्व स्वर जो है इनकी उच्चारण अवधि क्या है? कम है। लेकिन जो दीर्घ स्वर है, संधि स्वर के अंतर्गत जो दीर्घ स्वर है और संयुक्त स्वर है, आ, ई, उ, इनमें ज्यादा समय लग रहा है। इसी प्रकार से जो संयुक्त स्वर आपके होते हैं वो असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे दीर्घ स्वर हो गया समान स्वरों के मेल से, तो संयुक्त स्वर जो बनेंगे वो असमान स्वरों के मेल से बनेंगे। तो असमान स्वरों के मेल से जब बनेंगे तो अगर आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक, फिर आ और उ मिलेगा तो ओ बनेगा। बड़ा आ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा? आपका आय बनेगा। बड़ा आ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। इन चीज़ों को अगर अभी से आप सीखे रहेंगे तो जब हम संधि पढ़ाएंगे आपको तो ये आपको वहाँ पे काफ़ी मदद करेगा, आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इसलिए संयुक्त स्वरों का जो विभाजन किया गया है वो असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उनको संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा गया है, और जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं उनको जो है दीर्घ स्वरों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना। एक और स्वर आता है इसी बीच में हमारा कि उसको जिसको प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इस प्लुत स्वर, एक स्वर और हम देख लेते हैं, प्लुत स्वर। हिंदी में इसका उपयोग नहीं है लेकिन संस्कृत में हमको बहुत जगह इसका उपयोग मिल जाता है। प्लुत स्वर का जो इसकी जो एक तरह से कहते हैं संकेत जो निर्धारित किया गया है, जो इसके लिखने के लिए जो बनाया गया है, वो जो हिंदी का 3 का अंक है उसको निर्धारित किया गया है प्लुत स्वर के रूप में। तो प्लुत स्वर का प्रयोग जो है हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। और इसके उच्चारण में जो है जो हमारे संधि स्वर हैं, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा का समय लगता है। ठीक, उदाहरण के लिए जब हम जैसे ओम लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। और जब हम इसको बोलते हैं ओम तो इसके जो उच्चारण का समय है वो ज़्यादा समय लगता है। तो प्लुत स्वर जो है उच्चारण के समय में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा का समय लगता है। ठीक, इसी के आधार पर इन स्वरों को, जो हमारे ये 3 स्वर हो जाते हैं कि ह्रस्व स्वर और संधि स्वर, ठीक है, तो जो मूल स्वर हो जाता है इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर को जो है, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक मात्रिक स्वर क्या क्या है, तो जो आपके मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, उन्हीं को एक मात्रिक कहा जाता है। द्विमात्रिक अगर पूछा जाता है तो आपके दीर्घ और संयुक्त दोनों आ जाएंगे द्विमात्रिक स्वर में, और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। दूसरा विभाजन देखते हैं। दूसरा विभाजन क्या है? ओठ के आधार पर जो हमारे ओठ की बनावट होती है, ठीक है, ओठ की बनावट के आधार पर दूसरा विभाजन किया गया है और उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, वृत्ताकार स्वर का मतलब कि जब हमारे ओठ का आकार वृत्त के गोलाकार हो जाता है, जैसे वृत्त होता है गोला, उस तरह का जब हमारा ओठ का आकार हो जाता है, उनसे जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो जैसे हम कहेंगे ऊ, बड़ा ऊ, जैसे ऊ, ऊ, ओ, आओ, तो हमारे ओठ का जो आकार है वो वृत्ताकार है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये 4 स्वर जो हमारे हैं, ऊ, ओ, औ, ये वृत्ताकार स्वर में आते हैं।
इसके अलावा जितने स्वर हैं वो अवृत्ताकार में आएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में जो है वृत्त नहीं बनता, ओठ का जो आकार है वो वृत्ताकार नहीं होता है। तो आ ई ओ ठीक। तो उ जैसे बोल रहे हैं तो उ वृत्ताकार हो जाता है उ, लेकिन जब आ बोलेंगे तो अवृत्ताकार हो जाएगा। तो इसीलिए उ ओ वो वृत्ताकार में आ जाएगा, बाकी आ ई री ए इसमें वृत्त नहीं बन रहा है, हमारे ओठ का आकार वृत्ताकार नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो है इनको अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। अब ओठ के आकार के आधार के बाद हम मुखाकार, मुख का जो हमारा आकार है उसके आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, कोई कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होगी आपको, इस आधार से आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इसको 4 भागों में जब हम विभाजित करेंगे तो एक तो इसका हो जाता है कि विवृत स्वर, ठीक, एक हो जाता है विवृत स्वर, दूसरा हो जाता है अर्धविवृत स्वर, तीसरा हो जाता है संवृत स्वर और चौथा हो जाता है अर्ध संवृत स्वर। अब थोड़ा सा इन शब्दों का मतलब हम समझ लेते हैं। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है ना, विवृत का मतलब होता है विवृत, मतलब पूरी तरीके से खुला हुआ। तो जब हम आ का उच्चारण करते हैं मुंह के द्वारा तो हमारा मुंह पूरी तरीके से खुला होता आ, ठीक है ना। तो जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह पूरी तरीके से खुला होता है, इसीलिए उसको कहते हैं विवृत स्वर। अब उसके बाद अर्धविवृत में आते हैं। अर्धविवृत में हमारा मुंह आधा खुला होता है, पूरी तरीके से खुलने के बजाय आधा खुलता है। तो जब अर्धविवृत स्वर में हम देखेंगे तो अ और औ, अ और औ, देखिए मुंह पूरा नहीं खुला। आ में क्या होता था आ, लेकिन अ और औ, तो अ औ में अर्धविवृत, पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। उसी तरीके से समृत में मुख जो है थोड़ा खुलेगा, मतलब पूरा बंद रहेगा, थोड़ा खुलेगा, ठीक है ना। तो ई री उ, तो इस तरह के जो शब्दों का उच्चारण है उसमें जो है जो समृत स्वर में आएंगे वो पूरी तरीके से मुंह नहीं बंद होगा, वो थोड़ा सा जो है जो थोड़ा खुलेगा, मुंह कम खुलेगा। और इसमें जो है क्या है, अर्ध समृत में क्या होता है, समृत की अपेक्षा थोड़ा सा और खुलता है कि आ ए ओ, ठीक, आ ए ओ। अब इसमें क्या है ई उ, तो इसमें कम खुल रहा है, उसमें समृत की अपेक्षा अर्ध समृत में थोड़ा सा अधिक खुलेगा। तो इस अंतर को अगर आप जान जाएंगे तो आप देखेंगे कि विवृत के अंतर्गत कौन सा स्वर आएगा, आ आएगा। अर्धविवृत के अंतर्गत कौन सा आएगा, अ और औ आएगा। समृत के अंतर्गत कौन सा स्वर आएगा, ई उ री आएगा। और अ ए ओ अर्ध समृत के अंतर्गत ये स्वर आएंगे। उसके बाद एक और अन्य विभाजन है कि जिह्वा प्रयोग के आधार पर, जो हम जीभ का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, उसके आधार पर अगर स्वरों का विभाजन किया गया है तो कितने प्रकार से किया गया है। तो जिह्वा प्रयोग के आधार पर, तो जिह्वा का जो भाग होता है, जिह्वा के 3 भाग निर्धारित किए जाते हैं, एक तो आगे का भाग, एक बीच का भाग, एक अंदर का पीछे का भाग। तो जो आगे का भाग है वो अग्र भाग हो गया, मध्य भाग हो गया बीच का, पीछे का भाग हो गया पश्च भाग। उसके बाद जो आगे के भाग से जो स्वर उच्चारित होंगे उनको हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर कहेंगे। जो मध्य भाग से उच्चारित होंगे उनको हम मध्य स्वर कहेंगे, और जो पश्च भाग से, पीछे के भाग से उच्चारित होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। तो अग्र स्वर में जब आप देखेंगे उच्चारण करके जीभ से, तो ई री ए ये जीभ के आगे से उच्चारित होते हैं। आप अगर कोशिश भी करेंगे कि हम पीछे से उच्चारित कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्थान निर्धारित किया गया कि ये अग्रभाग से, यहीं से ये उच्चारित ही होंगे, ठीक है ना। तो जो अग्रभाग से अग्र स्वर होंगे उनमें ई री ए ये अग्रभाग से होंगे। आ का उच्चारण मध्य भाग से होता है, उसको हम ना तो पीछे से कर सकते हैं, पीछे से करेंगे तो बड़ा आ वाला हो जाएगा, ठीक। जो दीर्घ स्वर है, बड़ा वाला स्वर है, दीर्घ वाला है, उसका उच्चारण हो जाएगा अगर हम पीछे से करेंगे तो अ, ठीक। फिर पश्च स्वर में क्या आएगा, बड़ा आ उ ओ औ,
तो ये हमारे पीछे से, जिह्वा का जो पीछे का भाग है वहां से हम क्या करेंगे, आ उ ओ औ, इनका उच्चारण हम पीछे से करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उच्चारण की अवधि के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर दो भागों में विभाजित हो जाता है। संधि स्वर फिर दीर्घ और संयुक्त स्वर में विभाजित हो जाता है। यहाँ से आपके काफी प्रश्न आते हैं कि हार्श स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वर कौन सा है, किनके मिलने से कौन सा संयुक्त स्वर बना है, वृत्त के आधार पर जो ओंठों का आकार है वृत्ताकार स्वर कौन सा है, अवृत्ताकार स्वर कौन सा है, विवृत स्वर कौन सा है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है, समृत क्या है, अर्ध समृत क्या है, ठीक है ना। और जिह्वा के आधार पर जो स्वर है ये सब बहुत पूछे जाते हैं। खासकर इसमें से विवृत स्वर ज़्यादा पूछा जाता है और मध्य स्वर कौन सा है ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर सारी चीज़ों को आप अच्छे से अपने नोट्स बना के रखेंगे, अच्छे से क्लास लेते रहेंगे, तो आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। और दूसरी चीज़, जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं, जैसे अब आगे की कक्षा में जब हम व्यंजन खत्म कर लेंगे, उसके बाद जब स्वरों का निर्धारण करेंगे कि घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन सा होता है, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है ना, तो उसके आधार पर जब हम वहाँ बताएंगे तो वहाँ पे यहाँ पहले देख लीजिए कि जो जितने स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। अगर अल्प प्राण हम वहाँ पे पढ़ाएंगे तो व्यंजन जो भी अल्प प्राण रहेगा उसके अलावा जितने हमारे स्वर हैं, चाहे वो मूल स्वर हो या संधि स्वर हो, वो सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और सभी स्वर जो है घोष होते हैं, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, अच्छे से क्लास लेते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारी कक्षा में निरंतर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।